अमेरिका गरीब हो चुका है, अमेरिका में कर्जा बढ़ गया है, अमेरिका में लोगों के जो बैंक में पैसे थे वो डूब गए हैं और भारत जो है वो बेहतर अर्थव्यवस्था के तौर पर चमक रहा है। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के दौरान सुशांत सिन्हा ने पूरी ईमानदारी से काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहा जाता है कि एक अच्छा शिक्षक ही अपने छात्रों का निर्माण करता है, लेकिन जब शिक्षक ही बायस्ड हो और चीजों को एक तरफा तोड़ मरोड़ कर पेश करे तो छात्रों के भविष्य की कल्पना की जा सकती है। हम जिस शिक्षक की बात कर रहे हैं उसका नाम है सुशांत सिन्हा। ये न्यूज की पाठशाला चलाते हैं, मतलब टाइम्स नाउ नवभारत पर इनका एक शो आता है। लेकिन उस पाठशाला में ये करते क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप देख रहे हैं मंडी में मीडिया। इस सीरीज का ये 5वां एपिसोड है, यानी मीडिया के मंडी में होने का जो 5वां कारण है वो है सुशांत सिन्हा। सुशांत सिन्हा ने 2011 में न्यूज 24 के लिए न्यूज एंकर और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर काम शुरू किया। बाद में साल 2011 में ही न्यूज एंकर और एसोसिएट एडिटर के तौर पर एनडीटीवी से जुड़ गए। उन्होंने वहां पर 5 साल जो बिताए उसमें उन्होंने कुछ बहुत ठीक निष्पक्ष काम किया, लेकिन इसके बाद 2016 में ये इंडिया टीवी के साथ जुड़े और फिर टाइम्स नाउ नवभारत के साथ आते हैं और यहीं से शुरू होती है इनकी चाटुकारिता वाली पत्रकारिता और उसमें आता है फिर एक के बाद एक नया निखार। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के दौरान सुशी, इसका मतलब सुशांत सिन्हा ने पूरी ईमानदारी से काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। सुशांत ने इस दौरान कई सारे मुद्दों पर बात की, लेकिन किन किन मुद्दों पर बात की है जानने के लिए हमने उनकी YouTube पर उपलब्ध प्लेलिस्ट न्यूज की पाठशाला देखी। 16 मार्च के बाद उपलब्ध अब तक के 25 एपिसोड का हमने विश्लेषण किया और क्या पाया। हमने पाया कि एक एपिसोड में सुशांत ने कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बात की, एक एपिसोड में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और बेल पर बात की, 2 एपिसोड में इन्होंने संदेश खाली पर बात की, 5 एपिसोडों में सुशांत सिन्हा ने राम मंदिर पर बात की। इन एपिसोडों में सुशांत सिन्हा ने राम मंदिर बनाने का पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को दे दिया। 6 एपिसोड में डायरेक्ट वाह मोदी जी वाह उनकी तारीफ का काम किया और सबसे ज्यादा 7 एपिसोड ये कांग्रेस और बाकी विपक्ष को टारगेट करने के लिए दिखा रहे थे। 3 एपिसोड ऐसे थे जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया और कुछ मुद्दों पर जिन पे बात की जानी चाहिए थी उन पर तो बात की ही नहीं गई। अब आप देखिए कि किस तरह से सुशांत सिन्हा ने सरकार के लिए चुनाव में एक आसान रास्ता तैयार किया और विपक्ष से लगातार ये सवाल पूछते रहे। ये लोगों के सामने गलत इंफॉर्मेशन को ऐसे पेश करते हैं कि 99% आम लोग उस इंफॉर्मेशन को सही ही समझेंगे, बिना तथ्यों के वे पहचान ही नहीं पाएंगे कि उनसे झूठ बोला जा रहा है या सच बोला जा रहा है। अगर आपको याद हो तो साल 2021 में मोदी सरकार ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेच दिया, जिस पर इन्होंने 8 अक्टूबर 2021 को न्यूज रूम की पाठशाला शो किया। इसमें सुशांत ने बताया कि 1980 में सबसे पहले एयर इंडिया को 15 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। यहीं से उसके बिगड़ने की शुरुआत हो चुकी थी। जब एयर इंडिया में पहली बार इतना बड़ा घाटा हुआ, 15 करोड़ रुपए का घाटा, 15 करोड़ का घाटा 1980 में हुआ, कहानी बिगड़नी शुरू हो चुकी थी। सुशांत आगे बताते हैं कि 90 के दशक की बात करते हैं, जब वो बताते हैं कि 1993 में कंपनी को 333 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 1993 में फिर से एयर इंडिया को फायदा हुआ, 333 करोड़ का फायदा हुआ एयर इंडिया को। इसके बाद फिर वह सीधे 2004 की बात करते हैं। 2004 में यहां तक कहानी क्या थी, 92 करोड़ का प्रॉफिट था, गिरना शुरू हो गया। इस शो में सुशांत ने डेटा अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर दिया। सबसे पहले तो साल 1980 में कंपनी को पहली बार 15 करोड़ का घाटा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, ये कौन बताएगा। आपको बताएं तो तब सिर्फ एयर इंडिया घाटे में नहीं थी, बल्कि विश्व स्तर पर कई कंपनियों के लिए बुरा साल था। दरअसल ओपेक के ईंधन में करीब 100% की बढ़ोतरी कर दी थी। दूसरी बात सुशांत ने अपने शो में बताई कि 1980 में ही एयर इंडिया के बिगड़ने की शुरुआत हो चुकी थी, तो 1993 में कंपनी को 333 करोड़ का फायदा कैसे हुआ। इसका मतलब है कंपनी सही काम कर रही थी, सुशांत भी सरकार का बचाव करके सही काम ही कर रहे थे। अच्छा बात नहीं है। इसके बाद वो सीधे 2004 की बात करते हैं। 1993 से 2004 का डेटा तो वो बताते ही नहीं है। देखिए, साल 1955 से 1997 के बीच एयर इंडिया का संयुक्त घाटा 671 करोड़ था।
वहीं साल 2000 में कंपनी को 54.29 करोड़ का मुनाफा हुआ, लेकिन अगले ही साल 2001 में एयर इंडिया को 38.4 करोड़ का नुकसान कैसे हो गया, यह बात एंकर गायब कर गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह सोचने का विषय है। कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि 1998 से 2004 तक बीजेपी की सरकार रही। कुल मिलाकर सुशांत के शो में आप ये साफ देख सकते थे कि एयर इंडिया को बेचने की नौबत आई है तो जो सरकार भारतीय जनता पार्टी से पहले थी वह जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी। सुशांत सिन्हा के इस टिपिकल गोदी मीडिया एंकर स्टाइल के लिए चुन चुनकर चीजों को लोगों के सामने पेश करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारी संस्थाओं के अच्छे कामों का श्रेय नरेंद्र मोदी को दे दिया जाए और आरोपों को उनसे दूर रखा जा सके और वो विपक्ष के लिए छोड़ दिए जाए, और इसके बाद ये कम्युनल टेंशन बढ़ा देते हैं। आप ये वीडियो देखिए। दोनों तस्वीरें एक ही जगह की, दोनों तस्वीरें अगल बगल की, लेकिन फर्क बस ये है कि एक पर बुलडोजर चला और दूसरे पर बुलडोजर नहीं चला। जिस पर बुलडोजर चला वो भंवरी देवी का घर है और जिस पर बुलडोजर नहीं चल पाया वो जाकिर खान मैटर्स नाम की दुकान है। जहां सुशांत सिन्हा क्लेम कर रहे हैं कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक हिंदू महिला का घर गिरा दिया और वहीं पास की दुकान को छोड़ दिया क्योंकि वो एक मुसलमान की दुकान थी। दुकान पर लिखा था जाकिर खान मैट्रेस। इसके बाद सुशांत राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर कम्युनल होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन असल में सच्चाई ये थी कि जाकिर खान तो बस इस दुकान के किराएदार का नाम था। असल में तो ये दुकान मनीष दीक्षित नाम के एक हिंदू की ही थी जो कि एक वकील थे, और ना ही ये दुकान गैरकानूनी बनी हुई थी। लेकिन सुशांत सिन्हा ने इसे कम्युनल एंगल देने की पूरी कोशिश की, बाद में वो नाकाम साबित हुए। सुशांत के इस एपिसोड के बाद नेता कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के बड़े नेता हैं, फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें यह बताया कि दुकान इसलिए नहीं तोड़ी गई क्योंकि इस पर जाकिर खान मैट्रेस लिखा था। इस पोस्ट के कमेंट्स में सोनू दीक्षित नाम के एक यूजर ने लिखा कि कैलाश जी, ये दुकान और मकान मेरा है, मेरा नाम मनीष दीक्षित है और मैं हिंदू हूँ। जाकिर खान मेरा किराएदार है। बिना जांच आप जैसे राजनेता को ऐसी पोस्ट नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चलिए अपने अगले सेगमेंट में आते हैं और सुशांत के 5 गोदी मीडिया मोमेंट्स आपको बताते हैं। पहला, अमेरिका गरीब हो चुका है, अमेरिका पर कर्ज बढ़ चुका है, अमेरिका में बैंकों में पैसे डूब रहे हैं, भारत जो है वो बेहतर अर्थव्यवस्था के तौर पर चमक रहा है। अमेरिका गरीब हो चुका है, अमेरिका में कर्जा बढ़ गया है, अमेरिका में लोगों के जो बैंक में पैसे थे वो डूब गए हैं और भारत जो है वो बेहतर अर्थव्यवस्था के तौर पर चमक रहा है। यहाँ पर महंगाई बहुत है, बैंक बंद हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। वाह, अमेरिका में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। मैं तो कहता हूं कि अमेरिका वासी आप इधर आ जाइए, भारत में आकर नौकरी करिए, क्योंकि मोदी जी हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। वो दे पाए भले ना दे पाए, लेकिन मीडिया चैनल तो आपको ये बात साबित करके बता रहे हैं। सुशांत को ही ले लीजिए। दूसरा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में तो आपको याद ही होगा जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 मतों को अवैध बताकर बीजेपी उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन मतों को वैध पाया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को नया मेयर बनाया। लेकिन सुशांत जी का मानना था कि अनिल मसीह द्वारा आप और कांग्रेस के मतों को अवैध घोषित करना और बीजेपी के उम्मीदवार को अल्पमत होने के बावजूद भी मेयर बनाना चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा है। इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हुई है। वो सारे कागज पे लिख रहे हैं, एक ही जगह पे लिख रहे हैं, और इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तीसरा, सुब्रमण्यम स्वामी के साथ इनका ये वीडियो देखिए। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि चीन हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है। लेकिन सुशांत का सवाल क्या है, जब आप वहां जा नहीं सकते तो आपको कैसे पता कि वहां कब्जा हुआ है? 4000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हड़प कर ली, ये ठाकुर बोल सकता है? आप कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया, जो सरकार है, रक्षा मंत्री हैं, सब ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। ओके, फिर मुझे कहो कि चलो हमारे साथ, हम दिखाएंगे कौन सी एरिया है। मैं नक्शा भेज दिया उनको। लेकिन इसका मतलब आप अभी तक वहां गए नहीं हैं? जा नहीं सकता हूँ। तो आपको कैसे पता कब्जा हुआ जब आप जा नहीं सकते? सुशांत भाई, जब वहां चाइना का कब्जा है तभी तो वहां जा नहीं सकते। चलो तो ये सैटेलाइट इमेजेस देख लो। चौथा, वीके सिंह के साथ इनका ये इंटरव्यू देखिए। ये राहुल गांधी को इसलिए गलत बता रहे हैं कि राहुल गांधी अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जो एक गोदी मीडिया एंकर को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। राहुल गांधी और उनकी पार्टी इतने साल इस देश में सत्ता में रहे हैं, उसके बावजूद अगर वो अग्निवीर पे सवाल उठाएं, अग्निवीर वाला था इसलिए इसको सम्मान नहीं मिला, ये सब कितना खतरनाक है। सेना का जवान है, वो उसको बड़ी घृणा से देखता है। अब इनका ये ट्वीट कांग्रेस की खतरनाक पॉलिटिक्स, मोदी का प्लान, इनके गोदी मीडिया होने का सबूत दे रहा है। पांचवा, ये वीडियो देखिए।
सुशांत इसमें कह रहे हैं कि इस मसीहा पत्रकार को पहचानते हैं, हिंट, ये दुनिया को पत्रकारिता पर ज्ञान देने की खान है। हाँ, सुशांत इस एंकर को रवीश कुमार बताकर फेक न्यूज फैला रहे हैं ताकि उनके ओहदे को कम किया जा सके, लेकिन असल में न्यूज एंकर फायज बुखारी हैं। इस वीडियो में मौजूद इस शख्स को रवीश कुमार बताते हुए बीजेपी नेताओं ने भी ट्वीट किया था, लेकिन सबसे पहले इसे सुशांत ने ही ट्वीट किया। मतलब फेक न्यूज फैलाने में बीजेपी आईटी सेल से भी सुशांत 2 कदम आगे चलते हैं। सुशांत की पाठशाला में शामिल होने पर ऐसा लगता है कि मानो किसी पार्टी से गुस्सा खाया हुआ एक पत्रकार किसी पार्टी के प्रेम में डूब गया है और उस पार्टी पर भड़ास निकाल रहा है जिससे वो नाराज है। नाम भले ही सुशांत हो पर मन से बहुत अशांत है, सरकार से खुश है, विपक्ष से नाराज है, नौकरियां नहीं चाहता, मंदिर बनने से खुश है, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे उसको दिखाई नहीं देते, वो बस हिंदुत्व का डंका बजाना चाहता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसमें हम आपको बताएंगे किसी एक और पत्रकार के बारे में जो मीडिया को मंडी में ले गया। तब तक के लिए बने रहिए मॉलिटिक्स के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ये तमाम अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे।